हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज जो है 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर का पहला लेक्चर, इसका नाम है फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लेक्चर का नाम है फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग। फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग। अब देखिए, इसके 3 प्रयोग दिए गए हैं और बहुत बढ़िया प्रयोग हैं, जिसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो इसको बढ़िया तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा और एग्जामिनेशन में भी आता रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको बेहतर तरीके से समझिए, ठीक है। तो पहला प्रयोग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें 3 प्रयोग हैं इसके। तो प्रयोग नंबर 1। प्रयोग नंबर 1 में हम समझेंगे कि सबसे पहले एक कुंडली पर विचार करते हैं। कोई कुंडली है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कुंडली बनी हुई है, इस तरीके से आप बना दीजिएगा। एक कुंडली बनी हुई है और कुंडली में यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड किया गया है। एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है। इसमें एक नीडल लगा होता है, सुई लगी होती है, ठीक है, जिससे पता चले कि धारा का प्रवाह होता है। अगर धारा का प्रवाह होगा इसमें, तो ये नीडल जो होती है कंपित होती है, और धारा का प्रवाह नहीं होगा तो कंपन नहीं होगा, या बैलेंस पोजीशन में होगा तब भी कंपन नहीं होगा। अब ये कुंडली है C। अब हम क्या करते हैं कि एक क्षण चुंबक पर हम विचार करते हैं। कोई क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक में 2 पोल होते हैं, बता चुका हूँ। एक नॉर्थ होता है, क्या होता है, साउथ होता है। तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है। फिर से समझते हैं। इसमें फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग में सबसे पहले प्रथम प्रयोग में एक कुंडली पर विचार करते हैं। कुंडली C है, इससे तार के माध्यम से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक क्षण चुंबक है जिसके 2 सिरे हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस कुंडली को स्थिर रखते हुए, इसको स्थिर रखना है, एकदम इसको स्थिर पोजीशन में रखना है, शांत पोजीशन में रखना है। स्थिर पोजीशन में रखते हुए इस क्षण चुंबक को हम कुंडली के नज़दीक लेकर आएंगे। जब कुंडली के नज़दीक, कुंडली से होकर इसको गुजारते हैं, नॉर्थ पोल को इसको लेकर आते हैं, तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई में कंपन हो रहा है। फिर से समझिए, कुंडली है, तार के माध्यम से गैल्वेनोमीटर जुड़ा गया है। इस जब हम क्षण चुंबक को इसके नज़दीक लाते हैं, नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक लाते हैं, तो इसके प्रभाव के चलते प्रेरण होगा। दूर से प्रभाव डालेगा तो उसको हम प्रेरण कहते हैं। यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है, 6ठा चैप्टर, वो भी प्रेरण से ही रिलेटेड है, ठीक है। मतलब ये दूर से प्रभाव डालने की ही क्रिया है। तो यहाँ नॉर्थ पोल को जब हम नज़दीक लाते हैं, ये शांत माहौल में रखा गया है, तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप कब होता है? जब उससे होकर करंट पास करे तो वो उसको डिटेक्ट करता है, उसको समझता है कि इससे करंट पास हो रहा है। तो यहाँ से जब इसको लेकर आते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप हो रहा है। इससे पता चलता है कि तार में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब कुंडली को वहीं पे रखते हुए, ठीक है, अब क्षण चुंबक को उसके विपरीत दिशा में लेके जाते हैं। पहले इधर को लाया, तब सुई में कंपन हुआ। अब इसको शांत रखते हुए इसको इधर को लेके जाएंगे, तब भी सुई में कंपन होता है, दोबारा सुई में कंपन होता है, लेकिन यह कंपन जो होता है पहले की दिशा के विपरीत होता है। माने क्षण चुंबक के गति के ऊपर निर्भर करता है कि जो धारा का प्रवाह होगा वो किधर के डायरेक्शन में होगा। अब इसको इधर लाया तो मान लो धारा का प्रवाह इस तरह से हो रहा है,
अब जब इसको इधर से इधर लेके जाएगा, ठीक है, तो धारा का प्रवाह इसके विपरीत होने लगेगा, ठीक है। इसलिए सुई के कंपन में जो विक्षेप था वो विपरीत दिशा में हो रहा है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बनाना चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं। एक तो पहले मिड लाइन खींच दो, बीच का लाइन, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बनाना हो तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इस तरीके से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं। आप चाहे तो इस तरीके से फिगर बना लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग देना है। हेडिंग देकर ये चित्र बनाना है और जो भाषा बताया मैंने उस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोबारा कंडीशन में बताकर फिर से भाषा में बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्या करते हैं दोबारा कंडीशन में, पहले तो क्या किया था, इसको स्थिर अवस्था में रखा था, चुंबक को इधर लाया था और इधर लेके गया था। अब क्या करेंगे कि चुंबक को शांत अवस्था में रखेंगे, इसको एकदम स्टेबल स्टेट में रखेंगे, यहाँ पे शांत अवस्था में रखेंगे और कुंडली को इसके पास ले आएंगे और दूर लेके जाएंगे। मतलब पहले कुंडली को शांत रखा गया था और चुंबक को इधर और इधर किया जा रहा था। अब चुंबक को यहाँ रखना है और कुंडली को इधर और इधर लेकर करना है। तब भी देखा जाता है कि जो गैल्वेनोमीटर की सुई है इसमें भी विक्षेप होता है, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह साबित होता है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। सापेक्षिक गति में तुलना कर रहे हैं, पहले ये गति करेगा, पहले ये गति करेगा, ये शांत रहेगा, फिर दोबारा में ये शांत रहेगा और ये गति करेगा। तो दोनों स्थितियों में देखा जाता है कि कुंडली में धारा का प्रवाह होता है, तार में धारा का प्रवाह होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति होती है तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका भाषा लिख लीजिएगा। फिर से बता देता हूँ भाषा जल्दी जल्दी ताकि आप लिख लें। पहले आपको हेडिंग देना है, यहाँ पे ये लिखना है और उसके बाद चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद लिखना है कि हम एक कुंडली पर विचार करते हैं, कुंडली सी है और इसमें एक तार के माध्यम से गैल्वेनोमीटर जी जोड़ा गया है। इसके नज़दीक एक क्षण चुंबक होता है जिसके दो पोल नॉर्थ तथा साउथ होते हैं। नॉर्थ को हम कुंडली की तरफ रखते हैं और इसको कुंडली को शांत अवस्था में रखते हुए इसको गति कराया जाता है। क्षण चुंबक को कुंडली की तरफ गति कराया जाता है तो देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप हो रहा है। पुनः कुंडली को शांत रखते हुए क्षण चुंबक को दूर लेके जाते हैं तो एक बार पुनः गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप होता है, लेकिन यह विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली को शांत रखते हुए जब क्षण चुंबक को गति कराया जाता है तो कुंडली में और तार में धारा का प्रवाह होता है। पुनः क्षण चुंबक को स्थिर रखते हुए कुंडली को क्षण चुंबक के पास लाते हैं और उससे दूर ले जाते हैं तो देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर की सुई में उसी प्रकार के विक्षेप पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली और क्षण चुंबक के बीच जब सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। ये तो बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो पहला आपका लेक्चर था, ठीक है। अब हम लोग दूसरे लेक्चर के बारे में बात करेंगे, प्रयोग नंबर 2, ठीक है। तो प्रयोग नंबर 2 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको मिटा दें हम। अब पढ़ते हैं प्रयोग नंबर 2। प्रयोग 2 अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये भी उसी प्रकार से है, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा और उसको बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया, एक कुंडली लिया, एक क्षण चुंबक लिया। प्रयोग नंबर 2 में दो प्रकार की कुंडलियों पर हम विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रकार की कुंडली हो गई,
यहाँ पे हम कुंडली का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे ये कुंडली हो गई, ठीक है। और कुंडली में उसी प्रकार से एक गैल्वेनोमीटर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ गैल्वेनोमीटर है, जी लिख देते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम जोड़ते हैं। और यहाँ पे एक दूसरी कुंडली, ये C1 हो गई फर्स्ट कुंडली। एक दूसरी कुंडली पर हम विचार करते हैं, थोड़ा छोटा बना देते हैं कि अलग महसूस होगा, बराबर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी किताब में छोटा बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन आप बराबर भी बना सकते हैं। ये दूसरी कुंडली है, ठीक है। अब इस कुंडली में हम एक बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा लकीर प्लस छोटा लकीर माइनस, ये पता होना चाहिए। और ये C2 कुंडली हो गई, दूसरी कुंडली हो गई। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि जब इसमें हम मतलब लिखना हो तो आपको कैसे लिखिएगा कि C1 तथा C2 दो कुंडलियां हैं। C1 में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और C2 में एक बैटरी को कनेक्ट किया गया है, बैटरी को जोड़ा गया है। जब C2 कुंडली में बैटरी को जोड़ते हैं तो धारा का प्रवाह होगा। बैटरी जोड़िएगा तो धारा तो बहेगी, तो बैटरी जब जोड़ते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। और धारा का प्रवाह कहाँ से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये धारा का प्रवाह होता है। अब C1 को स्थिर रखते हुए C2 को नज़दीक लाया जाता है। C1 शांत है, इसको यहीं पर रखा गया है, और C2 में धारा का प्रवाह हो रहा है, इसको नज़दीक लाया जा रहा है। एक बात और समझ लीजिए, बता चुके हैं कि जब भी किसी तार में या जब भी किसी कुंडली में धारा का प्रवाह होता है तो अगल बगल के क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, आकर्षण पैदा करता है, प्रेरण पैदा करता है। तो इसमें करंट बह रहा है, तो इसमें जब करंट बहेगा तो ये अपने अगल बगल के क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, आकर्षण पैदा करेगा, खिंचाव पैदा करेगा या प्रभाव डालेगा। तो यहाँ से ये थोड़ा दूर है, इसको शांत रखा, स्थिर रखा, और यहाँ पे करंट बहा रहे हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। इसको क्या करते हैं, इसको इसके नज़दीक लाया जाता है। तो जब इसको इसके नज़दीक लाते हैं तो देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर की सुई में पुनः विक्षेप होता है, मतलब इसमें भी विक्षेप होता है। इसको शांत रखा, इसको इसके नज़दीक लाया, इसमें पहले से करंट बह रहा है इसलिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। अब इसको इसके नज़दीक लाया तो इसका प्रभाव इस पर पड़ता है और इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, जिससे गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप होता है। इसको शांत रखना है, इसको नज़दीक लाना है। अब इसको पुनः शांत रखना है और इसको C2 को दूर लेके जाना है। एक बार इधर को लाया और एक बार दूर लेके जाएगा, तो दूर लेके जाता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई में पुनः विक्षेप होता है, लेकिन यह विक्षेप पहले की तुलना में विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि C1 शांत था, C2 को गति करा रहे थे आगे पीछे। अब क्या करेंगे कि C1 को गति कराएंगे, C2 को शांत रखेंगे। ठीक है। तो C2 को स्थिर रखते हुए C1 को नज़दीक लेके जाते हैं C2 के, और पुनः इसको दूर लेके आते हैं। तो पुनः देखा जाता है कि उसी प्रकार से क्रिया गैल्वेनोमीटर की सुई में दर्शाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि दो कुंडलियों के बीच, इसके पहले क्या था, एक कुंडली एक क्षण चुंबक, अभी क्या है, दो कुंडलियों के बीच जब सापेक्षिक गति होती है तो दोनों में, ठीक है, तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, तो पहले प्रयोग 2 दे दीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इसमें दर्शा सकते हैं, जैसे उसमें दर्शाए थे, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो पैदा हो रही हैं, करंट बहने के चलते चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं हैं। ठीक है, कि प्रदर्शित करती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है। तो आप चाहें तो इस प्रकार से इसमें रेखाओं को बना सकते हैं, ऐसे इस तरीके से रेखाओं को बना सकते हैं।
ठीक है। फिर से एक बार जल्दी जल्दी बता दूं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले हम C1 तथा C2 दो कुंडलियों पर विचार करते हैं, मतलब प्रयोग 2 में लिखना है। प्रयोग 2 लिखकर डैश दीजिएगा, चित्र बनेगा। चित्र के नीचे लिखना है कि C1 तथा C2 दो कुंडलियां हैं। C1 में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, C2 में एक बैटरी जुड़ा होता है। बैटरी के जुड़ने से इसमें धारा का प्रवाह होता है, और जब तार में धारा का प्रवाह होता है तो इसके अगल बगल के क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। C1 को स्थिर रखते हुए C2 को इसके नज़दीक लाया जाता है तो देखा जाता है कि प्रेरण की क्रिया होती है, मतलब C2 का प्रभाव C1 पर पड़ता है और गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप होता है। पुनः C1 को स्थिर रखते हुए C2 को दूर लेके जाते हैं तो एक बार गैल्वेनोमीटर की सुई में पुनः विक्षेप होता है, और यह विक्षेप पहले की तुलना में विपरीत दिशा में होता है। अब C2 को स्थिर रखते हुए C1 को C2 के नज़दीक लाते हैं और उससे दूर लेके जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई में उसी प्रकार से विक्षेप देखा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि C1 तथा C2 में कुंडलियों के बीच जब सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। ये तो प्रयोग 2 नंबर में आप लिख लीजिएगा, मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, तो जल्दी से चित्र बना लीजिए। चलिए पॉज करिएगा, चित्र बना लीजिएगा। इसको मिटाएं, हम मिटाते हैं। ठीक है, प्रयोग 3 पढ़ते हैं। अब देखिए प्रयोग नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रयोग 3। अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले एक देखिए, पहले वाले में क्या था, एक कुंडली थी, एक छड़ था। दूसरे वाले में क्या था, 2 कुंडलियां थी, C1 तथा C2। C1 में गैल्वेनोमीटर, C2 में एक बैटरी जुड़ी गई थी। और पहले वाले कंडीशन में क्या हो रहा था, उसमें भी सापेक्षिक गति, माने कुंडली को और छड़ को हम गति करा रहे थे। दूसरे वाले कंडीशन में दोनों कुंडलियों को गति करा रहे थे। तीसरा वाला जो प्रयोग है, तीसरे वाले प्रयोग में हम क्या करेंगे कि कुंडली को बिना गति कराए हुए भी देखेंगे कि कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं, करंट पैदा होता है कि नहीं। तो फैराडे ने किया क्या कि तीसरा जो प्रयोग था उसमें सापेक्षिक गति कराना बंद कर दिया, और उसमें भी एक प्रयोग करके देखा कि कुंडली को जब हम स्थिर रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहले किया क्या कि एक कुंडली लिया, एक कुंडली पर विचार किया। इस प्रकार से कुंडली पर विचार किया गया। ये कुंडली है, इस पर विचार किया गया। एक दूसरी कुंडली ली गई, दूसरी कुंडली है। इसमें देखिए करना क्या है कि थोड़ा सा नज़दीक बनाना है, माने और सब में तो थोड़ा दूर रख के काम हो रहा था, इसमें तो नज़दीक रखना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से कुंडलियों को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होगा, गैल्वेनोमीटर G, और इसमें एक बैटरी जुड़ी होगी और एक स्विच रहेगा, स्विच के कुंजी। ठीक है, ये C1 कुंडली है, ये C2 कुंडली है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, प्रयोग 3 में हम लोग 2 कुंडलियों पर विचार करते हैं, C1 तथा C2। C1 में एक गैल्वेनोमीटर G जुड़ा होता है और C2 में एक बैटरी जुड़ी है और एक स्विच जुड़ा गया है। ठीक है, दोनों कुंडलियां एक दूसरे के नज़दीक हैं। इसके पहले वाले जो प्रयोग थे उसमें कुंडलियों को पास नहीं रखा गया था, लेकिन इसमें कुंडलियों को पास रखा गया है और दोनों कुंडलियां स्थिर है। इसके पहले वाले में गति हो रही थी और इसमें स्थिर है। C1 तथा C2, फिर से समझिए, C1 तथा C2 2 कुंडलियां हैं। C1 में एक गैल्वेनोमीटर है, C2 में एक बैटरी जुड़ी गई है और एक स्विच जुड़ा गया है। देखिए स्विच यहाँ पे ऑफ है, ऑफ होने यहाँ तार कटा हुआ है, करंट का प्रवाह होगा नहीं। जब हम कुंजी को दबाते हैं, जब हम स्विच को यहाँ पे दबाते हैं, ऑन करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि इसमें धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होगा तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। स्विच को दबाएगा, करंट पैदा होगा तो अगल बगल के क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस पर पड़ता है, जिसको हम प्रेरण कहते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में ही बताया गया था कि प्रेरण क्या होता है। तो जब इसमें धारा का प्रवाह होता है तो प्रेरण की क्रिया होती है और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, कुंडली C1 पर
पड़ता है तो देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेप होता है। क्षणिक विक्षेप का मतलब होता है कि हल्का विक्षेप उस पर होता है, ठीक है। और पुनः क्षणिक विक्षेप होने के बाद ये जो सुई होती है वो शांत अवस्था में आ जाती है। इसको दबाने के बाद होता क्या है, करंट पैदा होता है। करंट पैदा होने के बाद इसका प्रभाव इस पर पड़ता है तो सुई में क्षणिक विक्षेप होता है और सुई पुनः शांत अवस्था में आ जाती है, ठीक है। जब जब कुंजी को दबा कर रखा जाता है, परमानेंटली दबा कर रखा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है, किसी भी प्रकार का विक्षेप देखा नहीं जाता है। माने इसको जब तुम दबाएगा तो विक्षेप होगा और ये फिर सुई शांत अवस्था में आ जाती है, और दबा के रखेगा तब विक्षेप नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो भी बताते हैं। और जब इस कुंजी पर से हाथ हटाते हैं और यहाँ पर लाइन कट होती है तो एक बार पुनः क्षणिक विक्षेप सुई में देखा जाता है, लेकिन यह विक्षेप पहले की तुलना में विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब एक ही माहौल में ये रहता है, एक ही अवस्था में रहता है, तो सुई में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। जैसे यहाँ लाइन कट है तो लाइन कट है तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की सुई शांत है। जब तुमने यहाँ पे स्विच को दबाया तो ये 0 से करंट की अवस्था में आ गया। अरे यहाँ पर करंट दबाएगा तो करंट नहीं बहेगा, तो 0 से करंट की अवस्था में आ गया, जिसके चलते सुई में कंपन महसूस हुआ। और जब यहाँ पे दबा कर रखेगा तो ये एक ही तरह के प्रभाव में रहता है, जिसके चलते सुई में किसी प्रकार का विक्षेप नज़र नहीं आता है। और जब तुम फिर, क्योंकि ये दोनों तो शांत है, तो जब दबा के रखेगा तो एक ही प्रकार के माहौल में है, ठीक है। और जब तुम इसको स्विच यहाँ से ऑफ करेगा तो फिर ये करंट के जो मैग्नेटिक पावर में था, मैग्नेटिक पावर से शून्य अवस्था में आएगा तो एक बार पुनः विक्षेप होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर कुंडली को शांत अवस्था में रखते हुए भी अगर इस प्रकार से क्रिया किया जाए तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है बिना सापेक्षिक गति किए हुए भी। जब इसके अक्ष के अनुदिश C1 और C2 जो कुंडली है, इसके अक्ष के अनुदिश इसके मध्य से होकर एक छड़ रख दिया जाए, लोहे की रड रख दी जाए तो देखा जाता है कि इसका जो क्रिया है उसमें विक्षेप ज़्यादा होने लगता है, सुई में विक्षेप ज़्यादा महसूस होने लगता है। तो लिखना कैसे है, प्रयोग 3 को इस तरह से लिखना है, चित्र बनाना है, चित्र में लिखना है, जल्दी जल्दी बता दें। C1 तथा C2 को 2 कुंडलियों विचार करते हैं। C1 कुंडली में गैल्वेनोमीटर होता है, C2 कुंडली में बैटरी एक कुंजी होती है। दोनों कुंडलियाँ एक दूसरे के समीप रखी जाती हैं। जब कुंजी को दबाया जाता है तो धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होते ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसका प्रभाव C1 में पड़ता है। और देखा जाता है गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, और विक्षेप होने के बाद वो पुनः सुई जो होती है शांत अवस्था में आ जाती है। जब कुंजी को जब हम दबा कर रखते हैं तो देखा जाता है गैल्वेनोमीटर की सुई में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। जब इसको ऑफ किया जाता है, स्विच को ऑफ करते हैं, तो एक बार फिर कुंडली के गैल्वेनोमीटर की सुई में अल्प विक्षेप होता है, लेकिन यह विक्षेप पहले की तुलना में विपरीत दिशा में होता है। जब कुंडलियों के मध्य में एक छड़ रखा जाता है तो यह क्रिया नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर प्रयोग 3 भी लिख लीजिएगा। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा है, और 5वें चैप्टर में भी चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हमने वर्णन किया था, ठीक है। लेकिन दोबारा से इसमें दिया हुआ है चूंकि, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स टॉपिक का नाम हो गया चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, जैसे उसमें पढ़े थे विद्युत फ्लक्स, तो क्या था, किसी भी बंद सरफेस से होकर जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, जैसे ये रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी क्षेत्र रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं, यहाँ से इस तरह से पास करती हैं, इन रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात हो रही थी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल देना है।
तो इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में सरफेस बंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने इस बात की चर्चा की थी, ठीक है। तो आपको कहना क्या है कि किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ नहीं बोलना है, किसी पृष्ठ से होकर जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, उसमें विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं था, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो किसी पृष्ठ से होकर जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उन रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ से होकर जितनी, किसी पृष्ठ से होकर जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उन रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई या फाई बी लिख दो, ठीक है। बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक, अगर यहाँ ई लिखते तो हो जाता इलेक्ट्रिक। इसे फाई बी से सूचित किया जाता है, अब पहले वाले चैप्टर में क्या था, फॉर्मूला था फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, पढ़े होंगे, याद भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ई के जगह बी हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स, ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। ई के जगह बी लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की जगह हम भी क्षेत्रफल लिखेंगे। मतलब जैसे उसमें था उसी प्रकार इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर हो गया है। जहाँ इलेक्ट्रिक था वहाँ क्या कर दिया गया है, मैग्नेटिक कर दिया गया है। डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा, जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो कॉस थीटा, तो लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इसमें 3 केस हो सकते हैं, समानांतर हो तो 0 डिग्री, प्रति समानांतर हो तो 180 डिग्री, और लंबवत हो तो 90 डिग्री। तो लिखेंगे केस फर्स्ट जब बी तथा ए, मिटा दूँ, ऊपर से लिखूँ, मिटाना पड़ेगा, हटेगा नहीं इसमें। क्या फॉर्मूला था, फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो फाई बी इक्वल टू हो गया बी ए कॉस थीटा। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। केस फर्स्ट, यदि बी तथा ए एक दूसरे के समांतर हो, तो फाई बी इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री। समांतर हो तो थीटा का मान 0 होता है भाई मेरे, और प्रति समांतर हो तो 180, और लंबवत हो तो 90। तो ये हो जाएगा बी ए, और कॉस 0 का 1 हो गया तो बी इंटू ए, यह आपका आ गया बी ए। किस सेकंड में आएंगे, किस सेकंड में क्या हो जाएगा, यदि बी तथा ए एक दूसरे के प्रति समांतर हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस 180, तो कॉस 180 का मान -1, तो हो जाएगा बी ए -1, ये हो जाएगा माइनस बी ए, ठीक है। अब क्या होगा, एक लंबवत पे निकालेंगे, केस थर्ड।
केस थर्ड, यदि बी तथा ए एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस 90, तो बी ए कॉस 90 का मान क्या हो गया 0, तो हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि सबसे अधिक जो आपका मान मिल रहा है चुंबकीय फ्लक्स के लिए वह जब B तथा A एक दूसरे के समानांतर हो, और सबसे कम किस में मिल रहा है, इसमें जब प्रति समानांतर है। अभी मत कह देना कि ये सबसे कम है, ये माइनस में है, 0 से भी कम है, ठीक है। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का मान जब B तथा A एक दूसरे के प्रति समानांतर हो तो इसमें सबसे कम हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे एक टॉपिक और पढ़ा दूँ। स्क्रीनशॉट हो गया, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, मिटाएं, चलो मिटाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फैराडे का प्रेरण का नियम, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का नियम कहिए या प्रेरण का नियम कहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब पढ़ते हैं, देखिए फैराडे का प्रेरण का नियम। फैराडे के प्रेरण के नियम, या फैराडे का कर दीजिए प्रेरण का नियम, फैराडेज इंडक्शन लॉ, ठीक है। अब फार्मूला पहले समझ लो तो ये आसान हो जाएगा। फार्मूला क्या है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। इस फार्मूला के आधार पर इसका तुम नियम, इसका परिभाषा निकाल सकता है। ये क्या है, विद्युत वाहक बल। E जो है, E को कहते हैं हम विद्युत वाहक बल। फाई के बारे में ऑलरेडी अभी बताया है। फाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, टी क्या है, टाइम। अब यहाँ देखो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं त्वरण के बारे में, तो लिखा होता है dv बटा dt। त्वरण के बारे में, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, जैसे है ना वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या है, विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि जब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के साथ, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, या विद्युत वाहक बल में भी परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होगा। ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है, समय। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो करंट पैदा होता है। जैसे हमने बताया था कि कुंडली है, यहाँ एक कुंडली बनाया था और यहाँ पे क्या किया था, गैल्वेनोमीटर लगाया था, जस्ट अभी बताया, और यहाँ पे एक छड़ चुंबक लगाया। तो छड़ चुंबक के लाने के चलते फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जिसमें इसमें करंट बहता है। छड़ चुंबक को लाएगा कुंडली के नज़दीक, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके चलते विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, करंट बहेगा। तो ये जो होता है, कार्य होता है, ये विपरीत दिशा में होता है, जिसके चलते यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर से इसको समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। फैराडे के प्रेरण का नियम क्या कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो लिखेंगे समय के साथ इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, ठीक है। अर्थात
ये लिख लीजिए, फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, इसका आगे भी ज़रूरत पड़ेगा। पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।